आदाब, मैं साइमा खान हाजिर हूँ दुनिया भर की सोशो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिचुएशन पर खास प्रोग्राम लेकर दुनिया मेरे आगे। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात भारत नेपाल इकोनॉमिक कोऑपरेशन की। आज हमारा देश दुनिया के नक्शे पर सबसे बड़ी एक डेमोक्रेसी और सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा नेशन है। खुशी की बात यह है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री होने के साथ साथ इकोनॉमी के लिहाज से भी एक उभरती हुई ताकत है। बात अगर साउथ एशिया की करें तो दुनिया हमें साउथ एशिया की 8 बनती संवरती डेमोक्रेसीज, डेवलपिंग इकोनॉमीज और ऑल सिविलाइजेशन के लीडर के तौर पर देखती है। और हालांकि साउथ एशिया के कंट्रीज से हमारे रिश्ते काफ़ी ज़माने से कोऑपरेटिव और फ्रेंडली रहे हैं, और क्योंकि हमारे कंसर्न और चैलेंजेस एक जैसे हैं, लेकिन आज कोविड-19 के पैंडेमिक के हालात से जूझती दुनिया में हमारे चैलेंजेस भी बदले हैं। ख़ास बात यह है कि हमारी पॉलिसी नेबरहुड फर्स्ट की है और इस लिहाज से देखा जाए तो नेपाल हमारा सबसे करीबी पड़ोसी मुल्क है। तो क्या हैं हमारे नेपाल के साथ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के रिश्ते और कितना अहम है हमारा नेपाल के साथ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन का रिश्ता, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान, फॉर्मर इंडियन डिप्लोमेट एम्बेसडर मनजीव सिंह पुरी और IDSA के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के फॉर्मर मेंबर प्रोफेसर SD मुनी। आप दोनों का हम अपने स्टूडियो में बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं। मुनी सर, भारत नेपाल दोस्ती रेल प्रोजेक्ट भी है जिसके तहत आपको बताऊं कि मैं जयनगर और कुर्था रेलवे लिंक को तैयार किया गया है ताकि वहां से और यहाँ की कनेक्टिविटी अच्छी हो सके। इन प्रोजेक्ट्स को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सही बात बताऊं आपको, ये बहुत सारे प्रोजेक्ट पुराने हैं और इन प्रोजेक्ट्स पे ठीक से काम नहीं हुआ और उसमें किसका दोष था उसकी अभी विवेचना करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सही बात यह है कि दो हाथ से ताली बजती है और दोनों तरफ कमियां रही है, जिस वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं हुआ। 2010 के बाद में और ख़ास तौर से 2014 के बाद में, मोदी जी के आने के बाद में कोशिश ये हो रही है कि अब उन प्रोजेक्ट्स को जिस पे काम नहीं हुआ उसको एक्सपीडाइट करना चाहिए। उसमें दो तरह के प्रोजेक्ट है, एक तो रेल की कनेक्टिविटी है, कुछ हुलाकी सड़कें वगैरह है जो अंदर से नेपाल के अंदर मूवमेंट होने के लिए बहुत ज़रूरी है। नेपाल की रेल कनेक्टिविटी के लिए 2-3 प्रोजेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, 1-2 के आपने नाम लिए हैं वहाँ पर, और वो प्रोजेक्ट बन जाने से भारत और नेपाल के बीच में आवाजाही बढ़ जाएगी। लेकिन एयरपोर्ट भी अब हालांकि चीन बना रहा है, पोखरा में एक एयरपोर्ट बन रहा है, काठमांडू वाले एयरपोर्ट को भी डेवलप करने की ज़रूरत है क्योंकि वो जो आज की ज़रूरतें हैं उससे निपट नहीं सकता है वो एयरपोर्ट, तो वहाँ पर उसकी भी ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना कोई प्रगति हो नहीं सकती है और यही वजह है, ये प्रश्न हमको यहाँ सोचना चाहिए कि नहीं, यही वजह है कि जो चीन की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है वो एकदम से ऐसा लगता है नेपालियों को कि जैसे कोई बहुत बड़ा वरदान उनको कहीं से मिल गया हो। और हम लोगों को जो हमारे प्रोजेक्ट छोड़ गए, पहले ढीले हो गए थे, उनके ऊपर बहुत जल्दी से काम हम लोग कर रहे हैं, शुरू किए हैं। 1-2 प्रोजेक्ट्स तो मोदी जी ने वो ऑनलाइन इनॉग्रेट भी किए हैं वहाँ पर, इंक्लूडिंग जो ये ट्रेड का कॉम्प्रिहेंसिव क्या उसको ट्रेड पोस्ट जो बनी हुई है, तो उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जहाँ तक हो सके हमको अधिक जोर देना चाहिए। उसके बिना न वहाँ की इकोनॉमी डेवलप होगी, ना टूरिज्म डेवलप होगा और न लोगों की आवाजाही डेवलप होगी। जी, दोनों मुल्क जो हैं वो अब निजी कंटेनर्स का भी इस्तेमाल करेंगे अपनी माल ढुलाई के लिए, तो इस तरह के जो फैसले हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कितने अहम साबित होंगे? सैमा जी, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री भी समझनी चाहिए क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है जी। ब्रिटिश टाइम्स में से ही भारत के यहाँ रेल लिंक्स नेपाल के बॉर्डर तक थे, हर एक जगह तक थे, और उसके बाद भारत की आज़ादी के बाद हमने उनके साथ मिलकर एक बहुत अहम रेल लिंक बनाया जो बिल्कुल नेपाल तक अंदर जाता है। रक्सौल बीरगंज एक बॉर्डर है और उस पॉइंट पे आता है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट पॉइंट है। सबसे इंपॉर्टेंट लिंक है
जिससे आयात निर्यात होता है। नेपाल और भारत में ज़्यादातर तो इंपोर्ट ही होता है, और ये कंटेनराइज ट्रैफिक विशाखापट्टनम से और कलकत्ता से बिल्कुल वहाँ तक आता है। अब पहले बहुत सालों से कॉनकॉर, जो इंडियन रेलवेज की एक सब्सिडरी है, उसकी मोनोपोली थी इस सबको करने के लिए, आगे नेपाल हैंडलिंग एजेंट। अभी मैंने सुना है कि हम लोगों ने जो उसका रिवाइज्ड किया है, उसमें प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ किया है करने के लिए। देखिए, ये तो जो चीज़ है इंडिया की परिस्थिति को रिफ्लेक्ट कर रहा, और नेपाल तो हमेशा ही चाहता है कि देयर शुड बी कंपटीशन। सिर्फ एक यूनिट, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, उसके पास मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं मानता हूं कि ये भी अच्छी चीज़ है। मैं और भी मानता हूं कि प्राइवेट सेक्टर को आप इन्वॉल्व करने से आपको शायद कुछ इन्वेस्टमेंट मिले, कुछ मैनेजमेंट की एक्सपर्टीज मिले, और थोड़ा सा मार्केटिंग और उस पर पुश मिले। और इसके लिए ये भी बेहतर रहेगा कि इट विल सी अ ग्रेटर डिग्री ऑफ कनेक्टिविटी एंड मोर यूज ऑफ रेलवे ट्रांसपोर्टेशन फॉर नेपाल। वो क्लाइमेट चेंज की तरफ से भी बेटर है, रेलवेज आर एनीवे बेटर। जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया कि और अगले 7-8 साल में रेलवेज विल बिकम 100% इलेक्ट्रीफाइड। सो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, और ये इनको आगे देखना चाहिए। आप इस एतमाद को किस तरह से देखते हैं कि नेपाल जो है वो भारत पर इतना भरोसा रखता है कि वो ग्लोबल टेंडर निकाले बगैर ही भारत से 5 साल का एग्रीमेंट कर रहा है? आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये मिला जुला मामला है, इसमें ज़्यादा आप कुरेदिए नहीं हम लोगों को, क्योंकि ये सही है कि कुछ एग्रीमेंट्स नहीं, एक तरह से कि रिश्ते भी तो अच्छे हो रहे हैं। ये जी बिल्कुल ठीक कह भरोसा रही बढ़ रहा हैं है। कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जिसमें नेपाल ने बहुत सहयोग के साथ आगे बढ़ के काम किए हैं। बहुत सारे ऐसे भी मसले हैं जहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, और अभी हम लोग प्रॉब्लम्स में ना जाएं, लेकिन ये सही है, अच्छा किया है, तो उससे दोनों का फ़ायदा होगा और नेपाल का ज़्यादा फ़ायदा होगा उसमें। यहाँ पर एक इंटर गवर्नमेंटल कमेटी की मीटिंग हुई है, जिसमें आप जो बायलैटरल जो ट्रांजिट ट्रीटी हैं उसके अंदर सुधार किया गया है, और इस तरह के सुधार अगर होते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिहाज से कितने अहम हैं दोनों ही मुल्कों के? नहीं, हमने बहुत कोशिशें की है। बहुत सारे, अभी हम बात कर रहे थे, कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो वो काम नहीं कर रहे थे। अब पिछले 3-4 साल से, प्लीज़ करेक्ट मी, 3-4 साल से हमने एक जॉइंट मैकेनिज्म बना दिया जो उसको परसू करता है कि ये प्रोजेक्ट अगर रुक गया है तो क्यों रुक गया है, इसमें कहाँ बाधा आ रही है, उसको कहाँ से हल करना चाहिए। कोशिश ये है कि कोई भी बात रुके नहीं, कोई भी काम रुके नहीं वहाँ पर। तो इस तरफ से दोनों सतर्क हैं, फिर भी धीमा कहीं न कहीं हो जाता है। देखिए, हमारी व्यवस्था ऐसी है, और ये अब भारत का अपना काम करने का तरीका भी ऐसा है। आपके और मेरे घर के सामने सड़क बनना शुरू होगी, 6 महीने में ख़त्म होनी चाहिए, 6 साल लग जाते हैं। हाँ। उसमें किसी का दोष नहीं है, किसी की नीयत खराब नहीं है, लेकिन व्यवस्था ऐसी है हमारी। कोई एक फैसला यहाँ नहीं होगा, दूसरा फैसला वहाँ नहीं होगा, कल को इंजीनियर छुट्टी चला जाएगा, जो भी बातें हो। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे भारत और नेपाल के संबंधों में, प्रोजेक्ट्स में भी आती है। कई बार उनकी वहाँ जो ज़मीन उनको देनी चाहिए प्रोजेक्ट के लिए वो नहीं आएगी, कई फाइलें वहाँ से क्लियर नहीं होगी, दुनिया भर के मसले हैं। तो ये एक ऐसा जटिल मामला है, और इसीलिए ये मैकेनिज्म बनाया गया कि उस मैकेनिज्म को देखते हो। और ऐसे मैकेनिज्म हमने दूसरे नेबर्स के साथ भी बनाए हैं, बांग्लादेश के साथ भी बनाया है, ताकि हमारे जो पड़ोसी संबंध हैं, पड़ोसियों के साथ रिश्ते हैं, वो रिश्ते बहुत आराम से चलते रहें और उसमें दिक्कतें ज़्यादा नहीं आए। इसलिए उम्मीद करते हैं, और काम कर भी रहा है, ये जो मैकेनिज्म है ये काम कर रहा है। इसी वजह से मैंने कहा पिछले 4-5 साल में जो प्रोजेक्ट्स पे काम करने की स्पीड है वो बढ़ गई है, और प्रोजेक्ट्स डिलीवर हो रहे हैं। देखिए, एक प्रोजेक्ट की डिमांड थी कि ऑयल पाइपलाइन बनाई जाए, बहुतों से सालों से पड़ रहा था, उसकी बातचीत हो रही थी, और वो प्रोजेक्ट अब जब शुरू किया गया उसको, तो 15 महीने पहले लिमिट से उसको ख़त्म कर दिया गया। तो जब ठान लें हम लोग तो बना सकते हैं, लेकिन नहीं ठाने तो हमारी व्यवस्था हमारे ऊपर आ जाती है। जी, ये मैं आपको एक बताऊं कि नेपाल के एक फॉर्मर डिप्लोमेट हैं दिनेश भट्टाराई, जिन्होंने पिछले दिनों एक इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा, और उन्होंने कहा है कि जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल और इकोनॉमिकल लिहाज से भारत और नेपाल जो है वो नेचुरल पार्टनर बनते हैं। तो आप उनकी बात से किस हद तक वो इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, ज्योग्राफी को आप देखिएगा, लोग हमेशा बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में, ये वो तो शायद रीराइट हो जाती है, लेकिन ज्योग्राफी
थोड़ा बहुत सही है, साइंस के कारण हम लोग कोई नए ब्रिज बना देते हैं, आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहे हैं, लेकिन रियली स्पीकिंग ज्योग्राफी और भूगोल जो है वो तो हमारा दिया हुआ, प्रकृति से दिया हुआ। नेपाल और भारत की भूगोल ऐसा है कि हम दोनों नेचुरल पार्टनर्स हैं। ये कुछ हिमालय के कारण, कुछ द फैक्ट कि नेपाल तो साउथ एशिया का पार्ट है और हम भी तो साउथ एशिया के सबसे बड़े देश हैं। तो इसमें जो वो कहते हैं कि नेचुरल पार्टनर, देखिए शायद वो ये तो नहीं कह रहे कि ये सिर्फ लिमिट कर रहे हैं नेचुरल पार्टनर से। मैं तो कहता हूँ हम नेचुरल, स्ट्रेटेजिक, पॉलिटिकल जो आप कहें सबके सब में पार्टनर है, क्योंकि हम दोनों की भागीदारी में दोनों का फायदा है। नहीं, मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। दिनेश जी ठीक कह रहे हैं। दिनेश जी का जो वर्ड नेचुरल है उसको ज्योग्राफी से अलग देखना चाहिए, पूरे परिवेश में उसको देखना चाहिए। नेपाल और भारत सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं, नेपाल और भारत सामाजिक रूप से जुड़े हुए हैं, नेपाल और भारत ज्योग्राफिक भूगोलिक दृष्टिकोण से जुड़े हुए, अभी बात की है, नेपाल और भारत आर्थिक दृष्टिकोण से जुड़े हुए हैं। हर माने में जब आप देखें, देखिए नेपाल में जो मरण और जीवन के जो श्लोक हैं, शादियां होती है तो श्लोक बड़े पढ़ते हैं, उस श्लोक में एक लफ्ज आता है बार बार, भारत खंडे। अच्छा, एज इफ नेपाल इज एन, मैं कहना नहीं चाहता हूं उसको, लेकिन उसका मतलब ये है कि एक्सटेंशन ऑफ भारत खंडे, भारत का एक खंड है आगे बढ़कर। तो हमारी जो नजदीकियां हैं वो बहुत सारी हैं जी, एक सिर्फ, और इसीलिए दिनेश जी फॉरेन सेक्रेटरी रहे हुए हैं वहाँ पर, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर रहे हुए हैं, ठीक कह रहे हैं वो वहाँ पर। सवाल ये है कि इस बात का एहसास उन सब लोगों को होना चाहिए जो हमारे रिश्तों को राजनीतिकरण से खराब करने की कोशिश करते हैं। जी, आपने बहुत ज़्यादा करीबी रिश्तों की बात की है, और एक तरह से हम ये कहें, जैसे मैंने पहले भी कहा था आपसे, कि भारत नेपाल के अगर कहें तो दूसरा घर, वो लोग ये समझते हैं कि भारत को ही अपना दूसरा घर समझते हैं। तो एजुकेशन के लिहाज से मैं आपसे जानना चाहूँगी मुनीर सर कि एजुकेशन के लिहाज से किस तरह के हमारे टाइज़ हैं और उसमें कितनी ज़्यादा अमेंडमेंट्स आपको देखने को मिल रही हैं? नहीं, एजुकेशन के लिहाज से कितने सारे, ये मतलब कितने सारे नेपाली लोग यहाँ पढ़ने आते थे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गढ़ था एक पहले, JNU में हमारे यहाँ बहुत लोग वहाँ से पढ़ने आते थे। कुछ कम हो रहा है ये, दुर्भाग्य से। वो नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ उसमें कुछ हमारी भी गलती है कि जैसे बहुत सारे विद्यार्थी जो अब आ रहे हैं उनसे हम लोग डॉलर में फीस करेंगे नेपाली लोगों से, तो कैसे काम चलेगा? उनको एक विदेशी तो नहीं समझते, ट्रीटी के अंडर बराबर मानना चाहिए। तो स्कॉलरशिप्स को देने में और दूसरी सुविधाएं देने में हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नेपाली लोग हमारे यहाँ आ सके। बाकी नेपालियों की एस्पिरेशंस भी बढ़ रही हैं, उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ रही है। वो भी विदेशों, वो भी यूरोप में पढ़ना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना चाहते हैं, वहाँ भी जाते हैं। लेकिन एजुकेशन के दृष्टिकोण से, भाषा के दृष्टिकोण से एजुकेशन को कहाँ ले जाएंगे आप? जो नेपाली लैंग्वेज लिखी जाती है वो तो देवनागरी में लिखी जाती है। इतिहास हमारा एक जैसा है, काफ़ी उसमें समानता है। तो अगर इतिहास को देखें, समाज हमारा एक जैसा है, तो ये सब बातें तो एजुकेशन में आएंगी ना। तो इसीलिए एजुकेशन के मामले में हम लोग बहुत नज़दीक रहे हैं, और बीच में जो कुछ नरमाई आ गई है उसको हमें सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। जी, मंजीत सर, आपका नज़रिया क्या है इस लिहाज से? कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें सुधार की और ज़रूरत है, और इस वक्त की जो सूरत हाल है वो क्या है? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँ कि जो प्रोफेसर मुनी ने कहा, इसके साथ मैं बिल्कुल 100% सहमत हूँ। पहले नेपाली जो भी पढ़ने लिखने जाते थे भारत ही आते थे। अब ग्लोबलाइजेशन, जिसका नेपाल में भी एहसास हो गया है, बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं, और नेपाल की अपनी यूनिवर्सिटीज़, अपने कॉलेजेस जो हैं वो भी काफ़ी अच्छे हो गए। एक समय था कि नेपाल का कोई भी लीडर था वो इंडिया में पढ़ा हुआ था। अब एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं जो इंडिया में पढ़े हैं, बाबूराम भट्टाराय जी, और आज के मंत्रिमंडल को देखिए तो शायद कोई भी नहीं है जो हिंदुस्तान में पढ़ा। सही है कि शेर बहादुर द्योबा जी, वो तो नेपाल में पढ़े और लंदन में, उनकी वाइफ इंडिया में जरूर पढ़ी। तो ऐसा है, ये चीज़ें हमें नोट करनी पड़ेंगी। लेकिन नेपाल के स्टूडेंट्स यहाँ अभी भी बहुत नंबर में आते हैं, और मेरा अपना व्यू ये होगा कि हमें जितना भी हो सके उनको वही नेशनल ट्रीटमेंट देना चाहिए जो हमारे अपने स्टूडेंट्स के लिए देते हैं। हाँ,
उनके लिए शायद ये एक और ऑल्टरनेट के अगर वो चाहें कि वो फॉरेन स्टूडेंट्स की तरह आएँ तो वो भी एक एवेन्यू रखें, बट लेकिन उसके लिए सर्टनली पेमेंट वगैरह डिफरेंट लेवल्स की होगी। तकनीकी एजुकेशन ये इंडिया की एक बहुत ज़बरदस्त एबिलिटीज़ है जी। और इसमें हमको थोड़ा सा जिसको कहते हैं उनको लीवे दे के थोड़ा सा प्रोत्साहन करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, थोड़ा सा देना चाहिए, क्योंकि जो स्कूल लेवल एजुकेशन है भारत और वहाँ में हमारे यहाँ कंपटीशन लेवल, हमारी पुरानी जो व्यवस्था है उसके कारण शायद थोड़ा बहुत उनसे मच बेटर है, तो हमें थोड़ा सा उसको इनकरेज करना चाहिए। देखिए एजुकेशन से होता क्या है, सिर्फ यही नहीं कि आदमी पढ़ लिख के बढ़िया हो जाता है और वो काम कर सकता है, रिश्ते बढ़ते हैं। जो एक हिंदुस्तान में पढ़ के जाए उसके यहाँ पर 4 लोगों के साथ रिश्ते होंगे, वो एक किस्म की रिमेम्बरेंस रहेगी और ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं कहता हूँ इसको सबसे ज़्यादा अहम देना चाहिए। हम वहाँ पर बहुत सारे स्कॉलरशिप स्कीम्स करते हैं ये वो, लेकिन जितना भी उनको स्ट्रेंथन करे वो भी मैं मानता हूँ कम है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीपल टू पीपल लिंक्स को सस्टेन करने के लिए। मुनीर सर, मंजीव सर ने काफ़ी अहमियत बताई है एजुकेशन की, ख़ास तौर पे इनका जोर है टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर लेकर, और टेक्निकल एजुकेशन अगर होगी तो जाहिर सी बात है डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेपाल जो है एग्रीकल्चर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा हद तक डिपेंड है। अगर उनको एक अच्छी टेक्निकल एजुकेशन हिंदुस्तान की तरफ से मिलती है और मिल भी रही है, आपने बताया कि बहुत सारी स्कॉलरशिप्स वगैरह मिलती हैं, यहाँ पे भी उनके स्टूडेंट्स आते हैं, पढ़ते हैं, इस तरह की अगर कोई रिश्ते बनते हैं वहाँ पे तो वो आगे चल के कितनी अहमियत रखेंगे? नहीं, वो हमेशा से अहमियत, 2-3 बातें हैं उसमें। देखिए वो हमेशा से अहमियत रखते हैं, जो यहाँ से पढ़ के जाएगा उसका एक रिश्ता एस्टेब्लिश हो जाता है यहाँ से। और टेक्निकल एजुकेशन के मामले में अगर आप देखें तो हमने मेडिकल कॉलेजेस वहाँ पर एस्टेब्लिश किए हुए हैं। मैं समझता हूँ IITs वगैरह को भी वहाँ बढ़ा के रखना चाहिए। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ लोग जा रहे हैं वहाँ पर, तो वो उनको और ज़्यादा एनकरेज करना चाहिए। वो सब बातें डिपेंड करेंगी कि किस तरह से संबंधों की बुनियाद को या उसकी परिभाषा की जाती है, लेकिन ये एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें इसको कोई डिस्प्यूट का मामला ही नहीं है। तो जितना एजुकेशन बढ़ेगा और जितना दोनों के रिश्ते बढ़ेंगे, पहले ज़माने जब नेपाल की नई यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बनी उसके टीचर्स भी इंडिया से जाते थे। जब हमने ये कॉन्वर्सेशन शुरू की तो प्रोफेसर मुनी ने आपको बनारस का खुलासा दिया, तो एक ज़माने में वो ही एक किस्म का सेंटर था ऑफ स्टडी एंड लर्निंग फॉर नेपाल, लेकिन अब तो स्थिति पटना में भी जाते पटना भी था सर, बिल्कुल सही, पटना, बनारस, वाराणसी, ये सब ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब की स्थिति क्या है? अब अगर किसी नेपाली से पूछिएगा वो कहाँ जाना चाहता है, ऑफकोर्स JNU तो सबसे पहले जाना चाहते हैं, लेकिन उसको छोड़ के वो सब बेंगलोर जाना चाहते हैं। अच्छा। और सबसे ज़्यादा होनहार फ्यूचरिस्टिक नेपाली कॉलोनी अगर मैं कहूँ वो बेंगलोर में, क्यों? क्योंकि वो हमारा उभरता हुआ सबसे आगे इमर्जिंग IT सेंटर है और साथ में हैदराबाद में भी होगा। मैं लोगों को हंस के कई बार कहता हूँ कि पहले ज़माने में काठमांडू से बनारस की जो फ्लाइट और काठमांडू से पटना की जो फ्लाइट थी वो सबसे अहमियत की फ्लाइट थी। अब तो आजकल तो वो फ्लाइटें चलती ही नहीं है और नेपाल एयरलाइंस की सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल सेक्टर है काठमांडू से लेके बेंगलोर। ये रियलिटी है, ये भारत की रियलिटी है। तो ये मैं एक और कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि वो सोसाइटी, वो इकोनॉमी भारत के साथ ऐसा इन अ सेंस इंटीग्रेटेड, क्या एक दूसरे का अंग ही है, इसलिए जो चीज़ें भारत में होती हैं वो ही वहाँ पर रिफ्लेक्ट होती हैं और यही आप देख रहे हैं। और ये जिस तरह भारत में चेंजेस आएंगे और जिस तरह यहाँ बढ़ोतरी होगी उसी तरह वहाँ पर भी रिफ्लेक्ट करेंगे। और वो लोग इसके बिल्कुल, जिसको कहते हैं पॉलिटिक्स एक साइड, लेकिन रियलिटी में हर एक आदमी उसका फ़ायदा उठाता है। मैं आपको और 2-3 छोटे से डिफरेंट किस्म के उदाहरण देता हूँ आपके दर्शकों के लिए इंटरेस्टिंग। भारत में ज़बरदस्त नूडल्स का बहुत ज़बरदस्त एक्सपेंशन हुआ। पहले तो हम लोग हमेशा समझते थे एक स्विस कंपनी है नेस्ले, उसके मैगी नूडल्स ही चलते हैं। उसके बाद बहुत सारे और लोगों ने भी शुरू किए, लेकिन आजकल सबसे ज़्यादा प्रचलित है वाई नूडल्स। उसकी ओनरशिप एक नेपाली कंपनी से। आपको और मैं बताऊं, सबसे बड़ा यहाँ पर इंडिया में होम्योपैथिक मेडिसिन की प्रोडक्शन यूनिट जो है वो भी नेपाली लोग चलाते हैं। तो इस तरह बहुत सारे, मैंने तो आपके दर्शकों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बताए, बहुत सारे इस किस्म के रिलेशनशिप्स हैं। जी मुनीर सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि किस तरह के सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें आप थोड़ी बहुत कमी देखती हैं, जिसमें सुधार लाकर और ज़्यादा हमारी इंडिया
जो इकोनॉमिक ऑपरेशन है वो बढ़ सकता है? प्रोसीजर्स बहुत सीधे करने पड़ेंगे। कई सारे ट्रेड में मामले हैं और ट्रेड में मामले में नॉन टैरिफ बैरियर्स है, टैरिफ बैरियर्स भी हैं, नेपालियों ने भी लगा रखे हैं। वो लोग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे भी ड्यूटी लगाते हैं। वो इस तरह के जो बातें हैं उनको बायलेटरली बैठ के सॉल्व करना चाहिए और रिजॉल्व करके कहीं न कहीं उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तीसरा इन्वेस्टमेंट का है। हमारा जो इन्वेस्ट करने वाला व्यापारी है जाता है नेपाल में, लेकिन कम एंथुजियास्टिक है, पूरा एंथुजियास्टिक नहीं है। और उसकी दो वजह है, एक तो वहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है उसकी वजह से, और एक वहाँ की इकोनॉमी ठीक से काम नहीं कर रही है। तो इन्वेस्टमेंट को भी हमको एनकरेज करना चाहिए, जिससे वहाँ पर जाएंगे और काम करेंगे। और बाकी जो सहूलियतें हम नेपालियों को दे रहे हैं भारत में, मेरे ख्याल से उनको बरकरार रखना चाहिए। हालांकि लोगों की कुछ नेपाली लोगों की बहुत बड़ी डिमांड है कि इस ट्रीटी को बदल दीजिए और हमें ज़्यादा इंडिपेंडेंस चाहिए। वो सब अच्छे ख्याल है, दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, लेकिन हकीकत में वो काम नहीं करेंगे। तो जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है, पीपल टू पीपल रिलेशंस है हमारे, उनको भी बढ़ाना चाहिए। जी, मैं आपसे यही एक सवाल और मैं अगर एक्सपेंड करना छोटा सा चाहूंगी इस चीज़ में अगर आप मुझे अलाउ करेंगे, छोटा सा मैं फुटनोट ऐड करता हूँ। हमें वी शुड बी कॉन्शियस ऑफ द चेंजिंग सिचुएशन बोथ इंडिया में भी और नेपाल में भी। इसका ये मतलब है कि मिडिल क्लास की बढ़ोतरी हो रही। मैं मानता हूँ एक सेक्टर जो हम बहुत, जिसको कहते हैं संकोच से मामला उस पर चढ़ाते हैं, उसको करना चाहिए, वो है एयर कनेक्टिविटी। मैंने आपको कहा पहले तो काठमांडू से पटना और बनारस की फ्लाइट्स होती थी। देखिएगा, चाहे उसमें इकोनॉमिक्स है या नहीं है, उनको ज़रूर इनकरेज करना चाहिए। और हमें इंडिया नेपाल की एयर कनेक्टिविटी हर पार्ट से, हर पार्ट ऑफ इंडिया, हर रीजन से और टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेपाल करने के लिए रेडी होना चाहिए। और इसके लिए थोड़ा सा हमें भी दिल बड़ा करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट्स हैं इसमें ज़्यादातर एज द बिगर इकोनॉमी, एज द बिगर एविएशन पावर, हमारे डिसीजंस होते हैं कि हम किस तरह बायलैटरल एग्रीमेंट्स करेंगे। एयर कनेक्टिविटी इज पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट इन द रिलेशनशिप। नहीं तो इसमें मैं जोड़ दूं एक, हमने सबसे पहला एयरपोर्ट हमने बनाया, उसके बाद कुछ नहीं बनाया। सही। और अब पोखरा में चीनियों ने बनाया, लेकिन और बहुत सारी जगह, झापा में बनाइए, अब उसको इम्प्रूव कीजिए। एयरपोर्ट है वहाँ पर छोटा सा जो उनके अंदर बने हुए हैं, उसमें भारत को जाकर उसमें और अधिक उनको इम्प्रूव करके ज़्यादा एफिशिएंट बना सकने की कोशिश करनी चाहिए। जी, मंजीव सर, वक्त की बहुत ज़्यादा कमी है, लेकिन एक सवाल मैं आखिरी आपसे पूछना चाहूँगी कि साउथ एशिया ममालिक में नेपाल जो है वो कितनी अहमियत रखता है भारत के लिए? देखिए, एट द मोमेंट एक तो एक टेक्निकल पॉइंट, क्योंकि समिट नहीं हुई बहुत सालों से, तो नेपाल कंटिन्यूज टू होल्ड द चेयर ऑफ द साउथ ऑफ सार्क। तो ये तो एक हो गई, जिसको कहते हैं डिप्लोमेटिक या लीगल। देखिए, भारत के लिए नेपाल साउथ एशिया में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। किस लिए? मैंने आपको शुरू में कहा कि अगर आप साउथ एशिया देखिए तो नेपाल एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत की जो लिंक्स हैं वो सभ्यता में है, पीपल टू पीपल है, इकोनॉमी है, सब चीज़ों से हम लोग जुड़े हुए हैं। भूटान भी है, लेकिन इट्स अ मच स्मॉलर कंट्री। पाकिस्तान और श्रीलंका और बांग्लादेश को आप देखिए तो देखिए, हम सब इतिहास जानते हैं, वी नो कि वो किस किस्म की सीन है, लेकिन वो हैं बड़े कंट्रीज, 100 मिलियन से ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन है, उनकी अपनी भूमिका। अफगानिस्तान के साथ हमारा टेक्निकली तो बॉर्डर लगता है, लेकिन वो बहुत सालों से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड रीजन है। देन वी हैव मालदीव्स एंड श्रीलंका। देखिए, अगर आप इसमें से देखा जाए तो एक ही कंट्री है। अगर हम सड़क पर जाएं, किसी से पूछें कि आप इन कंट्री से किसको जानते हैं, तो आदमी बिना सोचे हुए कहेगा मैं नेपाल को जानता हूँ। क्यों जानता हूँ? शायद गया हो, शायद अपना गांव वहां पर पास में लगता हो, शायद किसी नेपाली से उसकी दोस्ती यारी हो, कोई अपने साथ शादी हो, बहुत सारी चीजें। नेपाल हमारे लिए, मेरा मकसद है, मेरा कहना है कि अहमियत जो है डिस्प्रपोर्शनेट है, और डिस्प्रपोर्शनेट पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है, डिप्लोमेटिकली इंपॉर्टेंट है, और हमारी ग्लोबल प्रोफाइल के लिए इंपॉर्टेंट। जी मुन्नी सर, मैं यही सवाल आपसे भी जानना चाहूँगी कि साउथ एशिया ममालिक में नेपाल की अहमियत कितनी है भारत के लिए?
पहले मैंने आपसे कहा था, छोटी सी बात कहता हूँ, हम अपना हिस्सा समझते हैं और नेपाली हमको अपना हिस्सा समझते हैं। मैं उनकी सॉवरेनिटी पे कोई आंच लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशन है, लेकिन सांस्कृतिक, सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक सब दृष्टिकोण से हमको लगता है कि अपने वाली बात है, जुबान के हिसाब से भी, लैंग्वेज के हिसाब से भी, तो उससे ज़्यादा नज़दीक कोई मुल्क है नहीं हमारे। जी, तो मैं ये कह सकती हूँ कि हमारा डिस्कशन आज का बहुत अच्छा रहा, बहुत तफसील से हमने बात की इंडो नेपाल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के ऊपर। तो आप दोनों मेहमानों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपना वक्त निकाल कर यहाँ पर आए और हमसे इतने अच्छा मतलब मीनिंगफुल डिस्कशन रहा हमारा। तो नाज़रीन, हमारी इस ख़ास पेशकश में आज बस इतना ही। आपको हमारा ये प्रोग्राम और कैसा लगा और आप अपनी राय के लिए हमें ईमेल कर सकते हैं ddurdu@gmail.com पर। इसी के साथ ही हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।